बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, हमारा 14th तक लेक्चर हो चुका है कल, ठीक है। और अब हम जो है पढ़ने जा रहे हैं, आज हमारा 15th लेक्चर होगा इंशाल्लाह। उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जी पढ़ेंगे। हमने अपना एलर्जी का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और कल हमने जस्ट उनके नेम्स पढ़े थे टाइप्स के। आज हम टाइप्स को डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल्स एंड विद डिफरेंट डायग्राम्स, ताकि समझ आ सके किस किस तरह से एलर्जी होती है, कौन होती है। ठीक है जी, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं लेक्चर। हमने पढ़ा था कि एलर्जी क्या होती है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है। हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में हमने पढ़ा था, कोई भी ऐसा नॉर्मल रिएक्शन जब आपका हो, बॉडी इम्यून सिस्टम का रिएक्शन हो किसी भी फॉरेन सब्सटेंस को, उसको हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। फिर वो सिम्टम्स भी शो होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी के नतीजे में। वो खांसी, नज़ला ज़ुकाम, नाक का बहना, खारिश होना बॉडी पे, ब्लिस्टर्स बन जाना, दाने बन जाना पीप वाले, पस वाले, बुखार भी हो जाता है। तो दीज ऑल आर एलर्जी सिम्टम्स। और नॉर्मली हर एक को, किसी को सीजनल होता है, किसी को पोलन की वजह से होता है। ये सारी रीजंस हमने कल पढ़ी थी। एलर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी। और ये टर्म जो है किसने डिफाइन की थी सबसे पहले? वॉन बेरक्वेट ने 1906 में। फिर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, कोई भी चेंज या अल्टर्ड रिएक्शन होगा बॉडी में, एकदम से यकदम से अचानक से कोई तब्दीली आ गई है, बदलाव आ गया, ठीक है, किसी भी फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट, तो उसको हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी कहते हैं। मसलन आपको किसी मच्छर ने काट लिया तो आपकी बॉडी ने रिएक्शन दिया और आपके बॉडी पे दाने बनना शुरू होंगे, तो दैट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी। ठीक है, आपकी बॉडी का रिएक्शन है उस मच्छर को ही। फिर ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी एलर्जी को डिफाइन करती है कि एलर्जी इज अ स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू फॉरेन पार्टिकल्स, यूजुअली अ प्रोटीन टू विच अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल इज एक्सपोज्ड। कोई भी एक खास किस्म का प्रोटीन होगा उस काटने वाली चीज़ में या किसी भी चीज़ में, जो जिसके खिलाफ जो बॉडी है वो रिएक्शन देगी, उसको एलर्जी बोलते हैं। एन एलर्जी इज सेंसिटिविटी टू नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंस, जिसको लोग कहते हैं कि ये तो इतनी कोई बॉदर करने वाली बात ही नहीं है, तो एलर्जी उससे भी कॉज हो जाती है। जैसे कि मच्छर काट जाता है तो अक्सर लोगों को बहुत शदीद रिएक्शन हो जाता है पूरी बॉडी पे। आमतौर पे मच्छर को इतना वो नहीं करते, हाँ ठीक है काट रहा तो कोई ज़्यादा वो डेडली नहीं होगा, जानलेवा नहीं होता, लेकिन फिर भी बॉडी एलर्जिक रिएक्शन शो कराती है। एलर्जिक हमने पढ़ा था कि कोई भी इंडिविजुअल जिसको एलर्जी हो जाए या कोई ऐसी उसका यूजुअल रिस्पॉन्स हो, आमतौर पे किसी भी चीज़ के काटने से या किसी भी मौसम की तब्दीली को उसका जो रिएक्शन बॉडी दे रही है, इन अ सेंस ऑफ, इन अ फॉर्म ऑफ फीवर हो जाए उसको, या खांसी नज़ला ज़ुकाम हो जाए, या स्किन रैशेज हो जाए, तो इसको उस बंदे को कहते हैं ये एलर्जिक है। एलर्जेंस फिर पढ़ा कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस जो एलर्जी कॉज करें उनको एलर्जेंस कहते हैं। उनमें एग्जांपल हमने पोलन्स पढ़े थे, मोल्ड्स, स्पोर्स, डस्ट। ये ऐसे होते हैं कि आप इनहेल कर लो तो अंदर चले जाते हैं और फिर ये इचिंग कॉज करते हैं नाक में, सांस वाली नाली में, ठीक है। बहुत इतने कम नज़र आने वाले, मतलब बहुत छोटे होते हैं, ज़रात की तरह होते हैं और इन्हें नज़र नहीं आते और आपको पता भी नहीं लगता है कि आपकी नाक के थ्रू अंदर चले गए। लिंटर्स, फीदर्स, वोलेटाइल ऑयल्स एंड परफ्यूम्स। अक्सर लोगों को परफ्यूम्स या फ्रेगरेंस वाले जो ऑयल्स होते हैं उनसे भी एलर्जी हो जाती है, छींकें आना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट इज साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जी फिर हमने पढ़े थे भाई क्या होते हैं। स्वोलन नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, नाक के अंदर की जो ये मेम्ब्रेन्स होती हैं ये फूल जाती हैं, कि कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई क्या होते हैं? एयरवेज होते हैं, हमारे सांस वाली नाली के अंदर होते हैं ये, और फेफड़ों तक जाते हैं ये। इनके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन आना शुरू हो जाती है, सुकड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सांस में तंगी होती है। और ख़ासतौर पर अस्थमा की जो दमे की बीमारी है उसमें भी ये होता है। माइग्रेन, अक्सर ऐसी खुशबूदार चीज़ें होती हैं उससे सर को दर्द चढ़ जाता है, ठीक है, उल्टी आती है माइग्रेन में और अजीब सी हालत हो जाती है, सर का दर्द चढ़ना। ये भी एक रिएक्शन है बॉडी का टू एनी परफ्यूम या फिर कोई भी जो बहुत चुभने वाली खुशबू हो उसके खिलाफ बॉडी का रिएक्शन है।
GIT डिस्टर्बेंस हमने पढ़ा, फूड पॉइजनिंग हो जाती है अगर कोई ऐसा खाना आप खा लेते हो, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट बोलते हैं इसको। और जो हमारा निज़ाम है हाजमे का, उसको बोलते हैं ये GIT, तो उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। ये भी फूड एलर्जी आपको हो जाए जब होता है। एक्जिमा होता है, स्किन की बीमारी, खारिश को कहते हैं। डर्मेटाइटिस, ये भी स्किन की रैश को कहते हैं। रनी स्टफी नोज हो जाती है, ये सिम्टम्स हैं एलर्जी के। मौसमी ठंड आ गई है, आपका जब भी मौसम तब्दील हो रहा होता है उसकी वजह से हो जाता है। कंजक्टिवाइटिस, आँख में कुछ चला गया है तो आँख का रिएक्शन होता है, आँख लाल हो जाती है। फीवर, बुखार होना। स्किन रैश नॉर्मली सबको पता ही है। टीयरिंग, वॉमिटिंग, हेडेक, आंखों में कुछ चला गया, बार बार आंसुओं का आना, टीयरिंग, वॉमिटिंग हो जाती है अक्सर लोगों को किसी भी चीज़ से। ये फूड से भी हो सकती है, फूड एलर्जी हो जाए तब, या कोई ऐसी चीज़ सूंघ लिया आपने उसकी वजह से भी हो सकती है, सर दर्द की वजह से भी हो सकती है। हेडेक भी नॉर्मली एलर्जी की सिम्टम है, राइट। These were the signs and symptoms of allergy. Then we studied the affected organs, और फिर उनके symptoms हमने पढ़े थे कि कोई affected organ है अगर जैसे, तो उसके symptoms क्या होंगे। नोज़ का हमने पढ़ा था, nasal mucosa जो है वो swelling हो जाती है। साइनसेस हमने पढ़े थे, एयर स्पेसेस होती हैं नाक और ये चीक बोन की हड्डी के दरमियान, नाक के पीछे, ठीक है, वो खाली जगह होती हैं हवा की, और उसमें वहाँ पे फिर दर्द होना शुरू हो जाता है, ये भी एलर्जी के सिम्टम है। आइज़ होती है, आइज़ में आइज़ कैसे इफेक्ट होती हैं, रेडनेस हो जाएगी, खारिश होना शुरू हो जाएगी। एयरवेज में हमारे जो सांस वाली जहाँ से हम जगह हैं, फेफड़े हैं हमारे जो, वो भी सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे। अस्थमा सीवियर कंडीशन में हो जाएगा, छींकें आना शुरू हो जाएंगी, खांस के मतलब हमारी जो ब्रोंकाई है वो सिकुड़ जाएंगी। फिर कानों की भी होती है फीलिंग ऑफ फुलनेस, पॉसिबली पेन, दर्द होना शुरू हो गया। इम्पेयर्ड हेयरिंग, आपको सुन नहीं रहा ड्यू टू लैक ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब, ड्रेनेज पूरा तरीके से नहीं हो रहा, ठीक है। वैक्स आपकी बाहर, वैक्स का जो अंदर कानों में होती है उसका ड्रेनेज नहीं हो रहा, निकल नहीं रही है वो, उसकी लैकेज की वजह से, मतलब कम होने की वजह से ये बीमारी हो सकती है, आपको एलर्जी के सिम्टम्स आ सकते हैं। स्किन रैशेज, एक्जिमा एंड हाइव, ये भी सिम्टम्स हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पड़ा था, पेट में दर्द होना, ब्लोटिंग, उबकाइयाँ आना, वॉमिटिंग, ये भी उल्टी का आना, और डायरिया, मोशन वगैरह आ जाना, पेट का लूज हो जाना, ये थी जी सिम्टम्स इन अफेक्टेड ऑर्गन्स के। देन वी फर्दर मूव्ड ऑन टू द टाइप्स ऑफ एलर्जी एंड कॉजेस ऑफ एलर्जी, ठीक है। कॉजेस ऑफ एलर्जी पे फिर हम आए थे, हमने डिफरेंट कॉजेज पढ़ी थी, यहाँ से हम देख सकते हैं तकरीबन 10 किस्म की यहाँ पे बताई गई हैं। नंबर 1 इज़ इन्वायरमेंटल एलर्जी, पोलर एलर्जी, फिजिकल एंड साइकोसोमेटिक एलर्जी, ड्रग एलर्जी, बैक्टीरियल एलर्जी, ऑक्यूपेशनल एलर्जी, इंसेक्ट बाइट्स एंड स्टिंग्स, एनाफाइलेक्टिक शॉक, साइटोटॉक्सिक एलर्जी, डिलेड हाइपर सेंसिटिव एलर्जी, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शंस 4 तरह से हो सकते हैं। स्किन कांटेक्ट, आपकी स्किन के साथ किसी चीज़ ने काट लिया उसकी वजह से स्किन रैश हो जाएगी। इंजेक्शन, किसी चीज़ का इंजेक्शन आपको, जैसे बी स्टिंग है, अच्छा खासा आपको तड़पा के रख देते हैं ये, जिससे हम बोलते हैं कोई भी डंगदार जो चीज़ होती है, मक्खी वगैरह या भीड़ वगैरह। फिर इंजेक्शन मीन्स खाना, ठीक है, मुंह के थ्रू अंदर किसी चीज़ को लेना, दैट इज़ मेडिकेशन। कोई भी दवाई आपने खाई है या कोई ऐसी चीज़ खाई है जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो गई। इनहेलेशन, इनहेल करना मतलब सांस के थ्रू अंदर कोई चीज़ लेके जाना, वो पोलन्स है, डस्ट है, मट्टी है, मोल्ड एंड माइल्ड्यूज एंड एनिमल डेंडर, ये इन सारी चीज़ों की वजह से एलर्जिक रिएक्शंस आपको होते हैं। ये हमने कल पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करते हैं, इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे इन एलर्जी की टाइप्स को जी। नंबर 1 इज़ एनवायरमेंटल एलर्जी। एनवायरमेंटल एलर्जी में क्या होता है, एक एलर्जिक अटैक होता है ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंटल और बैड एनवायरमेंट। कोई भी मौसम का चेंज हो जाना ना आपकी बॉडी पे जब असर करता है और आपकी बॉडी कोई रिस्पॉन्स देती है उस मौसम के खिलाफ, जैसे बुखार हो गया, नज़ला ज़ुकाम हो गया, उस वजह को कहते हैं कि अच्छा जी एनवायरमेंटल एलर्जी हो गई है इसको। इफ़ अ पर्सन लिव्स इन अ स्मोकी, डस्टी और इन इंडस्ट्रियल एरिया, वी कैन इजीली एग्जामिन दैट ही इज़ एलर्जिक फ्रॉम स्मोक और डस्ट। अगर कोई बंदा ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में रहता है जहाँ पे धुआं है, गंदगी है, तो डस्ट है, उसको हम अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर किसी को एलर्जी हो रही है तो उसकी रीज़न क्या होगी, उसके इर्द गिर्द का माहौल है वो होगा, अगर बैड कंडीशन है उसके इर्द गिर्द, ठीक है।
तो एनवायरमेंटल एलर्जी माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से जो एलर्जी हो जाए उसको एनवायरमेंटल एलर्जी बोलते हैं. लाइक अ पर्सन दैट इज लिविंग इन एन इंडस्ट्रियल एरिया, इफ ही गेट्स एनी एलर्जी देन वी कैन इजीली examine or determine that he is suffering due to the smoke or dust or bad environmental conditions. ठीक है. नेक्स्ट इज पोलन एनर्जी. पोलन एलर्जी या एयरबोर्न पार्टिकल्स. एयरबोर्न होते हैं जो हवा के अंदर होते हैं पार्टिकल्स, उनके थ्रू आपको कोई ना कोई रिएक्शन हो जाए, ये बीमारी हो जाए, उसको एयरबोर्न. बॉर्न मतलब पैदा हुई और एयर हवा के थ्रू. एयरबोर्न पार्टिकल्स के थ्रू जो आपको बीमारी हो रही है ना, वो एयरबोर्न कहलाएगी. पोलन एनर्जी जो है वो एयरबोर्न हमारी बीमारी होती है, एलर्जी होती है सॉरी. पोलन्स आर स्मॉल. पोलन्स बहुत छोटे होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं, ड्राई प्रोटीन होते हैं. ठीक है. पार्टिकल्स फ्रॉम ट्रीज. अभी आते कहाँ से? दरख्तों से आते हैं, घास से और फ्लावर्स फूलों से, और वीड्स जड़ी बूटियाँ जो होती हैं खुश्क हुई हुई, ठीक है, बेकार सी, उनके थ्रू ये पोलन्स आते हैं. छोटे होते हैं बहुत ज़रात. दीज में भी स्प्रेड बाय विंड. ये फैलते किस तरह? ये हवा के थ्रू फैलते हैं. पोलन आर मेल सेक्स सेल्स ऑफ प्लांट. ये प्लांट के मेल सेक्स सेल्स होते हैं. इनकी वजह से आगे जो है नस्ल बढ़नी होती है प्लांट की. ठीक है. किसी भी फूल पे जाके बैठ जाएंगे और फूल का हमें पता है फूल के अंदर रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव के साथ ब्रीड करेगा और फिर नेक्स्ट पौधा उगेगा. इस तरह से ये सारी चीज़ें फिर फर्टिलाइजेशन होती है. पोलन प्रोड्यूसेस एलर्जिक रिस्पॉन्स. पोलन क्या करता है? एलर्जिक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है. इट लॉजेस इन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज. ये म्यूकस मेम्ब्रेन में जाता है नाक की और वहाँ फंस जाता है, अड़ उड़ के ना अपने आप को रख लेता है वहाँ पे. एंड अदर पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड कॉजेज एलर्जी. फिर जो दूसरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पार्ट्स होंगे वहाँ पे जाके एलर्जी कॉज करते हैं. पोलन इज अ पोटेंट स्टिमुलेटर ऑफ एलर्जिक रिस्पॉन्सेज. सबसे अहम, पोटेंट मीन सबसे इंपॉर्टेंट, जो स्टिमुलेट करेगा मतलब कॉज करेगा या वजह बनेगा अगर एलर्जिक रिएक्शन की, तो वो पोलन्स होते हैं. पोलन एलर्जी पता लग गया. स्मॉल होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं, और ये मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, पार्ट ऑफ प्लांट होते हैं. और मेन जो अगर कॉज करने वाली कोई फैक्टर हो सकता है एलर्जी, तो वो पोलन होते हैं. इसकी कंडीशन क्या हो सकती है जी? क्रैंकी फील करता है बंदा, स्लीपी नींद आ रही है और सर में दर्द हो रही है, वाटरी आइज हो गई हैं, नाक से जो है पानी बह रहा है, इची सी स्किन हो गई आपकी, कफ आ रही है, स्क्रैचेस अंदर गले में खराश होना, ये सारी सिम्टम्स जो हैं ये पोलन एलर्जी की वजह से होते हैं. नेक्स्ट कम्स फिजिकल एंड साइकोसोमेटिक एलर्जी. प्राइमरी कॉज ऑफ फिजिकल से पता लग रहा है कि आपकी बॉडी से रिलेटेड है. साइकोसोमेटिक एलर्जी मींस आपके अंदर कोई ऐसी डेवलपमेंटल या हार्मोनल चेंजेस आ रही है जिसकी वजह से आपकी जो मेंटल इलनेस है ना वो भी आ रही है. जैसे डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही होती है, जेलसी फील कर रहा होता है बाज़ औक़ात, ये भी एक किस्म की एलर्जी होती है. अब ये किस वजह से हो सकती है? ये कोल्ड वाटर, ठंडा पानी हो उसकी वजह से भी हो सकती है. हाई या लो टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा शदीद हाई टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है. एक्सट्रीम एंगर भी हो सकता है, मूड का चेंज होना, उसकी वजह से भी आपको एलर्जी होना शुरू हो जाती है. सौरभ एकदम बिल्कुल गुस्से में आ गए, एकदम बिल्कुल ही आप जो है वो गमगीन हो गए हो. फिर जेलसी, हसद, डिप्रेशन, एंग्जाइटी आर इन्वॉल्व. इसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. बिल्कुल शॉक टिश्यूज़ आपके प्रॉब्लमेटिक शॉक टिश्यूज़ होते हैं. एलर्जी जो आपके प्रॉब्लमेटिक शॉक टिश्यूज़ है ना, मतलब जो आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों कंडीशंस को डिस्टर्ब कर दें, उसको फिजिकल एंड साइकोसोमेटिक एलर्जी बोलते हैं. उसमें ये सारी वजूहात हैं. इस तरह भी होना शुरू हो जाता है अक्सर गुस्से में भी, और किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये बॉडी पे रिएक्शन फिर ऐसे आता है, आपकी खारिश होना शुरू हो जाती है आपको अजीब किस्म की. किसी को जेलसी हो रही है, किसी को डिप्रेशन, तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर उसको अजीब किस्म की खारिश होती है गुस्से में. इस तरह से भी हो सकता है. या किसी को शदीद ठंड की वजह से भी हो जाती है. अक्सर ठंड में पाँव पे रैश हो जाती है, हाथों पे लोगों की रैश हो जाती है. तो दैट इज़ फिजिकल एलर्जी एंड साइकोसोमेटिक एलर्जी. जी, फिर आ जाती है ड्रग एलर्जी. ड्रग हम इसलिए यूज़ करते हैं, ये ड्रग वो वाली नहीं है जो शराब वगैरह वाली होती है. ये ड्रग वो वाली हैं जो आमतौर पर जो मेडिसिन फील्ड है ना हम जो पढ़ते हैं उसमें ड्रग यूज़ किया जाता है. क्योंकि ड्रग होता है अभी रॉ मटेरियल, ठीक है, ड्रग मेडिकेशन, इसको ड्रग मटेरियल, इसलिए आपने दूसरी वाली ड्रग्स नहीं समझना है इसको. ड्रग हैं ये दवाइयाँ. मैनी ड्रग्स प्रोड्यूस एलर्जिक रिएक्शन इन हाइपर सेंसिटिव इंडिविजुअल्स लाइक पेंसिलिन. अब अक्सर लोग
पेनिसिलिन खाते। पेनिसिलिन है सबसे पहली जो बनी थी ना प्राइमरी एंटीबायोटिक, वो थी पेनिसिलिन, ठीक है, बैक्टीरिया को किल करती थी। सब बहुत पुरानी है ये, सबसे पहली पेनिसिलिन। तो बहुत सारे लोगों को इससे एलर्जी होती है, अगर इसको खा लेते हैं तो उनकी रिएक्शन देती है बॉडी, ठीक है। जब व्हेन द सोल्यूशन, यहाँ पे पिक्चर है, व्हेन द सोल्यूशन बिकम्स द प्रॉब्लम। सोल्यूशन हमारी क्या होती है, मेडिकेशंस हैं जी, आपको कोई बीमारी एंटीबायोटिक खा लें, डिक्लोफेनाक खा लें, जब यही दवाइयाँ आपके लिए मुसीबत का बायस बन जाए, मतलब आपको क्या हो जाता है, अर्टिकेरिया, एंजियोएडिमा हो जाता है, एनाफाइलैक्सिस, वीजिंग आना शुरू हो जाती है, इस तरह के आपको रिएक्शन, बॉडी में जलन शदीद, ठीक है, आपके यूटीआईज हो जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट में शदीद जलन होना शुरू हो गई है, इस तरह के ड्रग अगर आपको रिएक्ट करिए गई है तो बॉडी की इस तरह के रिएक्शंस आएंगे, सिम्टम्स होंगे। ये इसकी वजह से होती है, मेडिसिन ले लेने की वजह से। किसी को कोई दवाई रास नहीं आती, किसी को कोई नहीं आती, किसी को एसिड रास नहीं आती, तो स्किन एलर्जी हो जाती है उनको, ठीक है। नेक्स्ट इज बैक्टीरियल एलर्जी। बैक्टीरियल एलर्जी, बैक्टीरिया में प्रोड्यूस एलर्जिक रिएक्शन इन हाइपर सेंसिटिव पर्सन। अब हाइपर सेंसिटिव पर्सन कौन होंगे, एलर्जिक, जिनको किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, एलर्जिक इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। ये एक बैक्टीरिया है जी बॉडी में, बैक्टीरियल एंड नॉन बैक्टीरियल एलर्जेंस ही आ गए हैं, बैक्टीरियल डिस्ट्रप्शन होगी, ये एक सेल का पूरा सिस्टम बताया गया है, ठीक है। और ये काफ़ी लंबा सिस्टम है, IgE यहाँ पे दिखाए गए, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ये एंटीबॉडीज़ हैं, बैक्टीरियल एलर्जेंस ने इनके रिएक्शन को ख़राब कर दिया है। और लेकिन ये एलर्जिक इन्फ्लेमेशन, या एक तरफ एलर्जिक इन्फ्लेमेशन हो गई है, कॉम्प्लेक्सेस बन गए हैं, लेकिन एक तरफ फिर इनकी तोड़ फोड़ भी कर दी गई है फेगोसाइटोसिस से। जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनोग्लोबिन्स है ना, उन्होंने फेगोसाइटोसिस कर दिया और बैक्टीरिया को मार दिया, ठीक है। जैसे ही रिएक्शन कॉज किया ना बैक्टीरिया ने अंदर आके सेल के अंदर घुस के, तो फिर फौरन हमारी इम्यून जो सिस्टम है उसने फेगोसाइटोसिस किया, मतलब खा गए और उनको किल कर दिया बैक्टीरिया को। तो जो इस पूरे प्रोसेस में जो बॉडी के रिएक्शंस होंगे ना, दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी। फिर उसका ट्रिगर कॉज कौन बना, बैक्टीरिया, कॉज तो बैक्टीरिया ने की है ना, दैट इज बैक्टीरियल एलर्जी बेसिकली। नेक्स्ट आती है ऑक्यूपेशनल एलर्जी। ऑक्यूपेशनल एलर्जी क्या होती है, एस्पिरिन में कॉज एलर्जिक रिएक्शन इन हाइपरसेंसिटिव फार्मासिस्ट हु में यूज इट इन कंपाउंडिंग। इट में अफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग फार्मासिस्ट हु वर्क विद इट इन फॉर्मुलेटिंग मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। अक्सर ये होता है, एस्पिरिन जो है ना, डिस्प्रिन के अंदर होता है एस्पिरिन, इसकी वजह से अक्सर फार्मासिस्ट जो काम कर रहे होते हैं इसके साथ जब फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं ना, अगर वो इनहेल कर लिया उन्होंने इसको, या कोई भी दवाई बनाने के दौरान उन्होंने इनहेल कर लिया, सूंघ लिया है, ठीक है, उनके दिमाग को चढ़ जाएगी, उनको सर दर्द होगा या स्किन रशेज हो सकती हैं। अक्सर को जो हाइपर सेंसिटिव होंगे फार्मासिस्ट काम करने वाले या कोई भी, तो उनको ये एलर्जी हो जाती है। ऑक्यूपेशनल मीन्स फार्मासिस्ट की यहाँ एग्जाम्पल खास तौर पे क्यों दी गई है, वो इसलिए फार्मासिस्ट मतलब ऑन ड्यूटी है, तो ऑक्यूपेशन में है, अपना एक पेशा अपना जो है वो चला रहा है, अपना काम कर रहा है, जहाँ पे जॉब पे है। ऑक्यूपेशन को कहते हैं आपका पेशा, आपका प्रोफेशन। ऑक्यूपेशनल एलर्जी मीन्स आप अपने काम ड्यूटी पे हो, जहाँ पे काम कर रहे हो, और वहाँ से किसी चीज़ की वजह से आपको एलर्जी हो गई है, तो दैट इज नोन एज ऑक्यूपेशनल एलर्जी। इसीलिए एग्जाम्पल यहाँ पे एस्पिरिन की दी गई है कि जो फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, इसको इसके थ्रू दवाई कोई बना रहे हैं या डिस्प्रिन बना रहे हैं, इसके डिस्प्रिन के अंदर एस्पिरिन होगी, तो उसकी वजह से अगर वो फार्मासिस्ट हाइपर सेंसिटिव है एस्पिरिन से, तो उसको एलर्जी हो जाएगी। दैट इज नोन एज ऑक्यूपेशनल एलर्जी। नेक्स्ट इज इंसेक्ट बाइट्स एंड स्टिंग्स। कुछ ऐसी एलर्जीज भी होती हैं जो किसी वजह से होती हैं, वो कीड़े मकोड़ों के काटने की वजह से होती हैं, उनके डंक से। द विनोम मीन्स पॉइजन इन इंसेक्ट बाइट्स, जो कीड़े मकोड़ों के काटने के थ्रू जो पॉइजन है वो हमारे अंदर जाता है, एंड स्टिंग्स वो एलर्जी कॉज कर सकता है और बहुत सिवियर भी हो सकता है, लाइक दिस। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, विच इंसेक्ट बिट मी, ठीक है, बाइट मी या बिट मी। कौन कौन सा इंसेक्ट, इसका मतलब है कौन सा इंसेक्ट क्या क्या बीमारी कॉज करते हैं, क्या करता क्या। टिक्स होती हैं छोटी छोटी, ये क्या करते हैं, पेनफुल रैशेस, बहुत शदीद किस्म की रैशेस करते हैं, या आपने टिड्डे मकोड़े देखे ही होंगे घरों में। लाइस जूं होती है, ये मेनली ऑन स्कैल्प, आपकी स्किन पे होती है, ये बालों में, ये क्या करती है, खून चूसती है और बहुत ज़्यादा इचिंग कमज़ोर कर देती है बालों को। मस्किटो, ये मस्किटो जब काटता है तो आपकी स्किन को रेड और पफी स्किन बम्प्स बना देता है, ठीक है ना। फिर स्पाइडर, मकड़ी, वेरीज बाय स्पाइडर। अब ये क्या कॉज करती है, तो हर स्पाइडर से डिफरेंट
हर स्पाइडर का काटना दूसरी स्पाइडर से डिफरेंट होगा, हर बीमारी कॉज नहीं करती, मतलब हर एक जैसी नहीं होती। लेकिन अगर कोई ऐसी हो जहरीली, किसी का डंग हो किसी एक मकड़ी का, तो वो क्या करेगा, फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स बना देगा, ऐसे पस वाले दाने बना सकते हैं आपकी स्किन पे। फिर बेड बग्स होते हैं, ये भी देखे होंगे आपने, लाल किस्म के उड़ते फिरते होते हैं। अपेयर इन अ लाइन और ग्रुप विद डार्क रेड सेंटर, ठीक है, डार्क रेड सेंटर आपकी इस पे बॉडी पे बना देगा और आपकी उसके इर्द गिर्द लाइन ऐसी नजर आएंगी आपको। फिर फ्लीज, मल्टीपल इची रेड ब्लम्स विद अ हेलो, ये भी इस तरह के दाने बनाते हैं जिनमें रेड बम्स बन जाते हैं और पस वगैरह ही भरी होती है। नेक्स्ट इज एनाफिलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है? एनाफाइलेक्सिस इज अ सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिस्पॉन्स दैट इज मार्क्ड बाय स्वेलिंग, रैशेस, लोअर्ड ब्लड प्रेशर एंड डायलेटेड ब्लड वेसल्स। एनाफाइलेक्सिस एक सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब आपकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है, ऐसा एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है। इसमें होता क्या, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है आपके मुंह के अंदर, रैशेज होती है बॉडी पे, आपका बीपी बहुत लो हो सकता है, डायलेटेड ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा डायलेट कर जाएंगी, ठीक है, और डायलेट मतलब बहुत ज़्यादा फैल जाएंगी, रिलैक्स कर जाएंगी। इन सिवियर केसेस क्या होगा, पर्सन जो है शॉक में जा सकता है। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इमीडिएटली, अगर इमीडिएटली फौरी तौर पे इसका ट्रीटमेंट इलाज ना किया जाए, ये फटाल हो सकता है, मतलब मौत भी हो सकती है। कॉमन कॉज इसमें किसी इंसेक्ट के काटने से हो सकती है, स्टिंग्स, फूड्स या कोई ऐसे खा लिया आपने उसकी वजह से एलर्जी हो जाएगी, कोई ऐसी दवाई जिसकी वजह से इलाज नहीं हुआ और डेथ हो जाती है, इस तरह की कंडीशन होती है जी। हाइव्स बनना शुरू हो जाती हैं और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, आप बिल्कुल बेहोश भी हो सकते हो, शॉक में जा सकते हो। स्वेलिंग ऑफ टंग, आपकी जुबान स्वेलो कर सकती है, सूज सकती है, आप निगल नहीं सकते कोई चीज़। रैपिड स्वेलिंग ऑफ थ्रोट टिश्यूज, आपके गले के जो ये टिश्यूज हैं ये भी फूल जाते हैं, ये एनाफाइलेक्सिस है। फिर आते हैं साइटोटॉक्सिक एलर्जी। साइटोटॉक्सिक एलर्जी मीन्स सेल की तोड़फोड़, ठीक है। दिस इज ड्यू टू टॉक्सिक मटेरियल ऑफ एलर्जन व्हेन इट इज इंजेस्टेड बाय आवर बॉडी। जो एलर्जन का अंदर, एलर्जन मतलब जो एलर्जी कॉज करने वाला है, उसका कोई टॉक्सिक मटेरियल होगा, जब हम खाते हैं ना तो वो हमारी बॉडी के अंदर जब जाएगा एलर्जी कॉज करेगा। साइटोटॉक्सिक, सेल को मार देने वाला टॉक्सिन। इट प्रोड्यूसेस आईजीजी इन रिस्पॉन्स टू एलर्जन। अब ये इसकी वजह से होता क्या, वैसे ये अच्छी भी होती है आपके बाज़ औक़ात, क्योंकि ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देते हैं। आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनिटी कॉज कर देती है और एलर्जन के खिलाफ, इस तरह से होती है। ये टाइप 2 वैसे कहलाती है हाइपर सेंसिटिविटी। टारगेट सेल है, सरफेस एंटीजन है, एंटीबॉडीज आ गई हैं, कॉम्प्लेक्सेस बन गए हैं, ठीक है। फिर ऑस्मोटिक लाइसिस हो गई है, तोड़फोड़ हो गई, फेगोसाइटोसिस भी हो जाती है और आपकी एंटीबॉडीज भी बन जाती हैं, एलर्जन उसके खिलाफ रिएक्शन भी हो जाता है, बॉडी के अंदर रिएक्शन भी आ जाता है। फिर है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी हमने कल भी पढ़ा था, एलर्जिक रिएक्शन होता है लेकिन किसी भी फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट। ये होगा कब, ये 12 से 24 घंटे के दरमियान ही उससे बाद होगा, जब आपको किसी चीज़ ने काटा है या आपको एलर्जी रिएक्शन हुआ है आपकी बॉडी में, तो सिम्टम्स कब आएंगे, 12 से 24 घंटे के दरमियान, ये उसके बाद। ये डिफेंस मेजर मैकेनिज्म है डिफेंस का। डिफेंस मीन आपकी बॉडी दिफा करती है अगेंस्ट जो कोई भी एनिमी या दुश्मन बाहर का आया है, ठीक है, आपके बॉडी के अंदर, अगेंस्ट वेरियस इंट्रासेलुलर पैथोजेंस। पैथोजेंस मीन जो आपके अंदर बीमारी कॉज करते हैं, ऑर्गेनिजम्स। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी रिएक्शन टेक्स 2 to 3 days टू डेवलप। ये 2 से 3 दिन भी लगा सकते हैं डेवलप होने में। दूसरों के बरक्स इट इज़ नॉट एंटीबॉडी मेडिएटेड बट रादर इज अ टाइप ऑफ सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, ये एंटीबॉडी मीडिएटेड नहीं, इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं बनती, लेकिन सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है, सेल के थ्रू होते हैं। वो कैसे, दीज टाइप्स ऑफ एलर्जी टी लिम्फोसाइट्स रिलीजेस विच ट्रिगर अ सीरीज ऑफ इन्फ्लेमेशन रिएक्शन। इसमें टी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं, खास किस्म के लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं जो एलर्जिक रिएक्शंस देते हैं। इनमें एंटीबॉडीज एलर्जिक रिएक्शन नहीं देती। इस तरह के आपको किसी पत्ते से भी हो सकती है, किसी भी चीज़ के काटने से हो सकती है, ठीक है, एलर्जी। और ये होती कब है, बहुत कोई 3 से 4 दिन के दरमियान और या घंटों के बाद होती है। दैट इज डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू विल एंजॉय इट। प्लीज़ अच्छे से पढ़ें और टेस्ट की तैयारी भी करें जो आप लोगों का होना है, मंथली टेस्ट।
तो कल इसको फिर रिवाइज भी कर लेंगे। जिसको कोई क्वेश्चन है तो सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी को समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ सब्जेक्ट से रिलेटेड। सब्जेक्ट के अलावा मुझे कुछ नहीं पता होता है। आप जिसको मैसेज करना है, अगर कोई और टीचर का इशू है किसी और सब्जेक्ट का तो वो मुझे नहीं पता होता, आप अपने इंतज़ामिया से पूछें या फिर जो सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर है उससे पूछा करें काइंडली। और जिसको मेरी सब्जेक्ट से कोई इशू है या किसी को मेरी समझ नहीं आ रही है, कोई क्वेश्चन है, तो वो मुझसे पूछे, ज़रूर पूछे, आई विल आंसर दैट। बट बिसाइड दैट मैं आंसर नहीं करूँगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी क्लियर। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।